welcome you all to our channel Regalia. And today we are going to discuss the third mock test plant science of our plant science mock test series. And it is basically based on the current pattern. Like it will have assertionism type question, match the column type, okay, statement, and etc. So now, without wasting much of your time, let's hop into the main contents. So our first question is, if there are 60 double A, 36 capital A, small a, 4 small a, small individuals in a population, we have to find out the frequencies. We have to find out the allelic frequencies P and Q. We have to find out P and Q. So अब इसकी अप्रोच हम देखते हैं क्या होती है कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है. अब क्या है कि हमको पता है कि पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स 1, ठीक है ना. लेकिन हम डायरेक्टली क्यू स्क्वायर नहीं निकाल सकते क्योंकि क्यू का कुछ पार्ट पी क्यू में भी आया हुआ है ना. और सिमिलरली फॉर दिस रीज़न हम क्या करेंगे यहाँ पर कि हम पहले देखेंगे 60 कैपिटल ए वाला, ये इसको देखते हैं हम लोग, ठीक है ना. 60 कैपिटल ए तो 60 कैपिटल ए को हम क्या लिख सकते हैं कि जो पी स्क्वायर की वैल्यू है, ठीक है ना, वो होगी 60 अपॉन 60 प्लस 36 प्लस 4 यानी 60 अपॉन 100. ओके, अब इसका होल का अंडर रूट लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा 0.78. इसका आप कैलकुलेट कर लेना. अब आप चार ऑप्शन देखो, पी में 0.78 कहाँ आ रहा है, यहीं पे तो आ रहा है. तो आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन. हमें क्यू निकालना ही नहीं है, और निकालना भी क्यों है भाई, हमको पता है कि p प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 1. अगर p 0.78 है सो q विल बी 0.22. ओके, नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. असर्शन क्या है, एट द एंड ऑफ मियोसिस द क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस्ड टू n फ्रॉम 2n. ठीक है, मियोसिस में क्या हो रहा है, मतलब असर्शन ये कह रहा है कि मियोसिस के टाइम में जो क्रोमोसोम नंबर है वो 2n से n हो जाता है. ठीक है, इसका रीज़न क्या है कि क्रोमोसोम रेप्लिकेशन डज नॉट अकर इन बिटवीन द टू मियोटिक डिविजन्स. तो देखिए क्या होता है कि जो आपका मियोसिस में, जो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में क्या होता है कि एक इंटरकाइनेसिस आती है, ठीक है ना. इस दौरान क्या होता है, ड्यूरिंग दिस फेज क्रोमोसोम रेप्लिकेट नहीं करते हैं, है ना. और इसीलिए हम देखते हैं कि जो 2n से n में ट्रांजिशन, क्योंकि ये रेप्लिकेट नहीं करेगा, और क्योंकि रेप्लिकेट नहीं करेगा तो 4 हमें डॉटर सेल्स मिल जाते हैं, ठीक है ना, जिसमें सब में n बना होता है. तो इसका रीज़न भी सही है और असर्शन तो सही है. तो आंसर होगा बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, बट आर सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, आर एक्सप्लेन्स होना चाहिए, ठीक है ना, बट आर एक्सप्लेन्स ए. तो ऑप्शन ए होगा. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर. ठीक है, पहला स्टेटमेंट तो ये कह रहा है. दूसरा क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा स्टेटमेंट को. इन प्रोकैरियोट्स ईच स्ट्रैंड रेप्लिकेट्स इन बोथ कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस मैनर. ये कह रहा है कि एक ही स्ट्रैंड जो है वो कंटिन्यूसली भी डिवाइड हो रहा है और डिसकंटिन्यूअस भी कर रहा है, ठीक है ना, यानी लीडिंग की तरह भी बिहेव कर रहा है और लैगिंग की तरह भी बिहेव कर रहा है. ये कहने का मतलब है. तो अब बताओ, स्टेटमेंट ए तो सही है कि सेमी कंजर्वेटिव होता है, ये तो मिसेल्सन एंड स्टाहल ने अपने एक्सपेरिमेंट में प्रूव कर दिया था. लेकिन जो स्टेटमेंट बी है, आपको लगता नहीं कि ये स्टेटमेंट गलत है? कि क्योंकि हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग ऐसे पढ़ते हैं ना कि एक ये डीएनए होता है, ठीक है ना, और ये आपका ऐसे कुछ टाइप का होता है, और ये इसकी जो रेप्लिकेशन फोर्क है, एक सेकेंड, ऐसे, है ना. तो अब हमें क्या करना होता है, इसमें इस तरीके का बनेगा एक रेप्लिकेशन फोर्क, ठीक है ना. एक लीडिंग होगा और एक लैगिंग होगा, बट इट विल डिपेंड ऑन दी पोलैरिटी. तो अभी तो पोलैरिटी हमने डिफाइन ही नहीं करी हुई है. तो अभी हम मतलब हम ऐसे तो पढ़ते हैं ना कि एक लीडिंग होता है एक लैगिंग होता है, बट ऐसा नहीं होता. होता क्या है कि ये होता है एक आपका इकोलाई, जहाँ पे ये ओरी होता है, ठीक है ना, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. होता क्या है ना, एक तरफ से तो लीडिंग हो रहा होता है, स्ट्रैंड बनता है, और उसी तरफ से लैगिंग बनता है. हम लोग को ना एज अ क्रोमोसोम एज अ होल देखना होता है. हम हमेशा क्रोमोसोम को एज अ होल नहीं कंसिडर करते हैं कि क्योंकि यार बाई डायरेक्शनल भी तो होता है ना,
इसीलिए हम कहते हैं कि एक तरफ से लीडिंग एक्सरसाइज हो रही होती है और उसी तरफ से लैगिंग भी बन रही होती है ऑन द सेम स्ट्रैंड। तो ये तो स्टेटमेंट सही हो गया कि इन प्रोकैरियोट ईच स्ट्रैंड एप्लीकेट्स इन बोथ द कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस मैनर, तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। अगला देख लेते हैं। अब क्या है कि ईस्टर्न ब्लॉटिंग, ये मतलब स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, 4 स्टेटमेंट है और आपको क्या बताना है कि आइडेंटिफाई द ऑप्शन विद इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो कौन से ऑप्शन में इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स आई हुई है ना, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स को पहले हमें मार्क डाउन करना है, चॉक डाउन करना है। तो देखो पहला क्या है, ईस्टर्न ब्लॉटिंग इज यूज्ड फॉर प्रोटीन्स। अच्छा अगला पढ़ते हैं। क्रोमोसोमल वॉकिंग इज यूज्ड टू कैरेक्टराइज लार्ज डीएनए सीक्वेंसेस। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, तीसरा पढ़ते हैं। द टेक्निक ऑफ RFLP इज यूटिलाइज्ड इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये भी नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं। RAPD कोडोमिनेंट मार्कर। कुछ नहीं पढ़ा होगा अगर आपने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, तो ये तो पता होगा ना कि RFLP RAPD कौन सा डोमिनेंट है, कौन सा कोडोमिनेंट है। अगर नहीं पढ़ा है तो अभी इसको आप पढ़ लेना, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जो RAPD होता है ना, वो डोमिनेंट मार्कर होता है। फोर्थ स्टेटमेंट तो गलत है। अब चेक कर लो किस किस में फोर्थ आ रहा है, इसमें भी फोर्थ आ रहा है, इसमें फोर्थ आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, तो ये तो आंसर नहीं होगा, इन तीनों में से कोई आंसर होगा, ठीक है ना। अब देखो ईस्टर्न ब्लॉटिंग इज यूज फॉर प्रोटीन्स। प्रोटीन्स देखो, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग किसके लिए होती है, RNA के लिए होती है। सदर्न ब्लॉटिंग किसके लिए होती है, DNA के लिए होती है। और वेस्टर्न ब्लॉटिंग जो होती है वो प्रोटीन्स के लिए होती है। ईस्टर्न ब्लॉटिंग का अभी कुछ नहीं कॉन्सेप्ट है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। अब अच्छा देखते हैं 4 और 1 किस में आ रहा है। 4 और 1 इसमें आ रहा है, और कहीं पे 1 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो आंसर क्या होगा ये। इन दोनों को चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये दोनों ऑटोमेटिकली सही होंगे। हम इस तरीके से हम पता करते हैं कि हमको आंसर एलिमिनेशन के थ्रू निकालना होता है स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वाटर यूज एफिशिएंसी। ठीक है ना, मतलब किस तरीके से प्लांट जो है वो वाटर को अपना यूटिलाइज करते हैं अपना फोटोसिंथेसिस करने के लिए, उसकी क्या एफिशिएंसी है ना। मतलब ये होता है कि अगर 1 ग्राम पानी यूज़ किया, सॉरी 1 ग्राम नहीं, अगर 1 लीटर पानी यूज़ किया तो कितना ग्राम फोटोसिंथेट प्रोड्यूस करेगा, ये होती है। या फिर 1 ml, वैसे 1 लीटर लेते हैं, उसमें कितना ग्राम फोटोसिंथेट प्लांट बना रहा है, उसका ऑर्डर हमको बताना है। तो बताइए C4 C3 और कैम में क्या लगता है आपको, किस में होता है ना। ऑप्शन देख लेते हैं, C4 C3 कैम, C4 कैम C3। आंसर होगा आंसर 3। जो कैम होता है ना, कैल्सिलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म जो चलती है, जिसमें आपको पता होगा कि कैम में क्या होता है कि ड्यूरिंग द नाइट में क्या होता है, स्टोमेटा ओपन होते हैं, ठीक है, डे टाइम में स्टोमेटा क्लोज रहते हैं, तो वो पानी को बचाने के लिए करते हैं। ये आपने देखा होगा कैम प्लांट सकुलेंट्स में होते हैं, जैसे ओपेंशिया हो गया है ना, कैक्टस हो गया, उन सब में कैम पाथवे मिलेगा आपको। तो पहले कैम आएगा, फिर ऑफकोर्स C4 आएगा, क्योंकि उसमें आपको क्या मिलता है, इसमें आपको क्लोरोप्लास्ट डायमॉर्फिज्म मिलती है, ठीक है ना, जो कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाती है और ज़्यादा फोटोसिंथेट प्रोड्यूस करती है। फिर आता है C3 प्लांट। चलो अगला, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हमको फंजीसाइड का ग्रुप दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, और हमें ट्रेड नेम भी मिला हुआ है। हमको मैच करना है फंजीसाइड के ग्रुप को उसके ट्रेड नेम से। अब एक बार देख लो फटाफट से, क्या है, फिनाइलमाइड नहीं पता, बेंजीमिडाजोल भी नहीं पता, मान लेते हैं नहीं पता, ऑर्गेनोफॉस्फेट भी नहीं पता, पर एंटीबायोटिक्स तो पता है। तो एग्जामिनर ना कोई ऐसा कॉमन लिंक आपको ज़रूर देगा एग्जाम में, जैसे यहाँ पे मैंने एंटीबायोटिक्स मेंशन कर रखा है, तो एंटीबायोटिक तो आप आराम से मैच कर लोगे। देखो पढ़ो एक बार, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, मेटालेक्सिल हो गया, कार्बेंडाजिम हो गया, कीटोजान हो गया। तो अब इस सब में आपको ये तो पता है ना कि एंटीबायोटिक किससे मैच करेगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन से। एक बार देख लो डी का 1 किस में है, डी का 1 तीनों में डी का 1 है, तो अभी और मेहनत करनी पड़ेगी, इसको हटाओ। अच्छा अब देखो सी का 4 4 3, एक बार सी के लिए चेक कर लेते हैं। ऑर्गेनोफॉस्फेट नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं हटाओ। फिनाइलामाइड नहीं समझ में आ रहा है, पर बेंजीमिडाजोल तो समझ में आ रहा होगा, बेंजीमिडाजोल, कार्बेंडा, बेंजी, कुछ मैच हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो बेंजीमिडाजोल किससे मैच होगा, कार्बेंडाजिम से। अब देख लो B3 किस में है, B3 इसी में, तो आंसर क्या होगा, आंसर विल बी ऑप्शन 2। ए का 2 होगा, फिनाइलामाइड मेटालेक्सिल, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स कीटाजीन्स होते हैं, और बेंजीमिडाजोल कार्बेंडाजिम, है ना। इसको और आसान में कर सकता था अगर मैं यहाँ पे लिखता बेनोमिल, बट मैंने बेनोमिल इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो बहुत ईजी हो जाएगा। थोड़ा सा आप भी मेहनत करना, और फंजीसाइड देख लेना, इंपॉर्टेंट है फंजीसाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलेरेगा और महाली डिजीज ऑफ एरेका पाम इज कॉज्ड बाय। ये कोलेरेगा है या महाली है, ये एरेका पाम में पाया जाता है, इसके लिए कौन सा जीनस इन्वॉल्व है।
ऑप्शन फाइटोप्थोरा, परनोस्पोरा, पिथियम, प्लाज्मोपारा, क्या लगता है आपको कौन सा होगा? देखो पिथियम तो हमको पता है डैम्पिंग में होता है ना, इसकी चांसेस तो कम ही लग रही है। परनोस्पोरा मिल्ड्यूज में होते हैं, डाउनी में ज़्यादातर, तो इसकी भी और चांसेस कम ही लग रही है ना। मैं आपको एलिमिनेशन सिखा रहा हूँ कि आप कैसे एलिमिनेट कर सकते हो। अब बचा फाइटोप्थोरा और प्लाज्मोपारा, तो प्लाज्मोपारा भी मिल्ड्यूज में ही सुना हुआ है, तो एक ही बचा फाइटोप्थोरा, है ना। ये हो सकता है, अगर आपको नहीं आ रहा है और अगर आपको तुक्का लगाना है तो आप तुक्का लगा सकते हो फाइटोप्थोरा पे, और आंसर भी फाइटोप्थोरा है। फाइटोप्थोरा एरिकेसी से होता है आपका कोलेरेगा या महाली डिजीज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। सिलेक्शन मेथड यूज फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ वेराइटी एंड जर्मप्लाज्म मेंटेनेंस। ठीक है, प्यूरिफिकेशन कौन करता है वेराइटी का? पढ़ा होगा अगर आपने बीडी सिंह सुंदर सिंह की पढ़ी होगी, तो उसमें एक लाइन दी हुई है कि जो वेराइटी है, जैसे मल्टी लाइन्स में क्या होता है कि कभी कभी मल्टी लाइन्स आपकी ड्यू टू नेचुरल हाइब्रिडाइजेशन या म्यूटेशन की वजह से उनमें मिक्सचर्स आ जाते हैं, ठीक है ना, वो इम्प्योर हो जाती है, तो उनको प्यूरिफाई कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ मास सिलेक्शन, है ना, मास सिलेक्शन से करते हैं, और आंसर हो जाएगा आंसर 3। ये स्टेटमेंट्स हैं, 4 स्टेटमेंट है, हमें क्या बताना है कि सिलेक्ट द ऑप्शंस विद करेक्ट स्टेटमेंट्स ओनली, सो वी हैव टू फाइंड द ऑप्शंस विच हैव द करेक्ट स्टेटमेंट। अब क्या है ना, करेक्ट स्टेटमेंट निकालने से अच्छा है आप इनकरेक्ट निकाल लो, है ना। इनकरेक्ट जल्दी पकड़ में आ जाती है, करेक्ट पकड़ में नहीं आती है, तो पहले इनकरेक्ट देख लेते हैं, अगर हम पकड़ सकते हैं तो। इन क्लीन क्रॉप अप्रोच ऑल कॉम्पोनेंट लाइन्स आर रेजिस्टेंट टू ऑल प्रेडेट ट्रेसेस। ठीक है, MLKS 11 वेराइटी हैज़ वीट हैज़ 8 लाइन 8 मल्टी लाइन, हाँ ये हमें पता है, ये तो सही है। MLKS ठीक है, और KML3, MLKS 11 और KML3 इन दोनों में ही 8 मल्टी लाइन्स होती है। ठीक है, MLKS 11 और KML3 याद रखना, इनमें 8 मल्टी लाइन होती है। आपका क्वेश्चन ये है कि कौन सी ऐसी मल्टी लाइन वेराइटी है जिसमें 9 लाइन्स होती है, 9 लाइन वाली बताना, ये क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में बताना। अच्छा, आइडिया ऑफ मल्टी लाइन वॉज गिवन बाय बोरलॉग, कि थोड़ा सा डाउट लग रहा है इसमें मुझे। मल्टी लाइन विद डर्टी क्रॉप अप्रोच मिमिक वर्टिकल रेजिस्टेंट, देखते हैं इसको, हमें बताना है करेक्ट स्टेटमेंट ना। ठीक है, जो आपका क्लीन क्रॉप की अप्रोच है ना, क्लीन क्रॉप की अप्रोच जो है जिसमें कि सारे कंपोनेंट्स आर रेजिस्टेंट टू ऑल, तो सही है। क्लीन क्रॉप अप्रोच में क्या होता है कि जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं ना मल्टी लाइन्स में, वो उसमें हर एक लाइन जो होती है ना वो सारे रेसेस के लिए रेजिस्टेंट होती है। जैसे वर्टिकल रेजिस्टेंस आपने पढ़ा है, वर्टिकल रेजिस्टेंस में क्या होता है कि जो लाइन होगी, ठीक है ना, वो एक पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए रेजिस्टेंट होती है ना, मतलब वो जितनी भी रेसेस होंगी ना उसमें उन सब के लिए वो रेजिस्टेंट होती है, वो होता है वर्टिकल रेजिस्टेंट होता है। वैसे ही कुछ है क्लीन क्रॉप अप्रोच, ऑल कॉम्पोनेंट लाइन्स आर रेजिस्टेंट टू ऑल प्रिवलेंट रेसेस। MLKS 11 तो देखो पहला फर्स्ट सही हो गया, सेकेंड सही हो गया। आइडिया ऑफ मल्टी लाइन वॉज गिवन बाय बोरलॉग, ना ना ना, मल्टी लाइन का आइडिया तो दिया था जेनसन, ठीक है ना, लेकिन जो कमर्शलाइज किया ना इसको, वो मल्टी लाइन्स को वो बोरलॉग नहीं किया था। बट अभी यहाँ पर आइडिया पूछा जा रहा है, तो पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी भी सही है। मल्टी लाइन विद डर्टी क्रॉप अप्रोच मिमिक द वर्टिकल रेजिस्टेंट, मल्टी लाइन विद अ डर्टी क्रॉप अप्रोच, ठीक है। डर्टी क्रॉप अप्रोच के बारे में आपको नहीं पता होगा। डर्टी क्रॉप अप्रोच में क्या होता है, जैसे क्लीन क्रॉप में तो होता है ना सारे कंपोनेंट लाइन रेजिस्टेंट होती हैं, वैसे डर्टी में क्या होता है कि हर एक कंपोनेंट लाइन ना सबके लिए रेजिस्टेंट नहीं होगी, सिर्फ एक पर्टिकुलर किसी डिजीज़ के लिए रेजिस्टेंट होगी, तो वो केस ना हॉरिजॉन्टल उसका बन जाएगा रेजिस्टेंस का। जैसे हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस में क्या होता है कि आपका कई सारे उसके लिए मतलब रेसिस के लिए एक पर्टिकुलर प्लांट जो होता है वो रेजिस्टेंट होता है ना, हॉरिजॉन्टल जो रेजिस्टेंट होता है। वर्टिकल में तो एक स्पेसिफिसिटी होती है, वैसे ही इसमें भी हो जाएगा कि जो मल्टी लाइन विद डर्टी क्रॉप अप्रोच है ना वो हॉरिजॉन्टल को मिमिक करेगी, वर्टिकल को मिमिक नहीं करेगी। तो इसीलिए क्या होगा कि हमें सही निकालना है, तो पहला सही था और दूसरा सही था। ऑप्शन है यहाँ पे, ऑप्शन नहीं है कोई बात नहीं, इसको ऑप्शन बना देते हैं, ये होगा 1 और 2, ठीक है ना। तो 1 और 2 स्टेटमेंट सही होगी, 3 और 4 गलत होगी। व्हाट इज द सीड रिप्लेसमेंट रेट ऑफ सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट? ठीक है, सीड रिप्लेसमेंट रेट का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझो। जैसे आपने पढ़ा, जैसे कि फार्मर है, उसने कोई क्रॉप ग्रो करी, उसने कोई सीड्स यूज़ किए, ठीक है ना। अब वो जब वो नेक्स्ट सीजन में उसने कोई प्लांट ग्रो किया, उससे कोई सीड मिल गए होंगे उस सीजन में, अब वो उस सीजन के प्लांट्स को अगले सीजन में लगाएगा, ठीक है ना, जो उसको हार्वेस्ट किए होंगे वो अगले सीजन में उसको लगाएगा। तो कितना परसेंट, मान लीजिए
1000 सीड उसको मिले, तो अगर वो 1000 में से 1000 लगा दे रहा है, ठीक है ना, तो कहेंगे कि उसका सीड रिप्लेसमेंट रेट 0 है, 100 नहीं परसेंट है, 0%, मतलब वो सीड रिप्लेस ही नहीं कर रहा है। हाइब्रिड्स में क्या होता है कि प्लांट सीड लगाते हैं, मतलब फार्मर्स प्लांट करते हैं कुछ, उनको सीड मिलता है, पर वो सीड्स यूज़ नहीं करते, वो नए सीड्स को लेके आते हैं और फिर लगाते हैं अगले सीजन में, तो 100% होता है हाइब्रिड्स में। वैसे ही पूछ रहे हैं कि सेल्फ पॉलिनेटेड में कितना होता है, तो आंसर है 25%, इसको याद कर लेना, 25%। और क्रॉस पॉलिनेटेड में 35%, ये क्रॉस पॉलिनेटेड है, ये सेल्फ पॉलिनेटेड है, ये हाइब्रिड है, ठीक है। बाकी ये तो कुछ नहीं है, बकवास है। तो ये मेरे ख्याल से दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन, और हाँ ये लास्ट क्वेश्चन था। एंड विद दिस वी एंड आवर टुडेज लेक्चर, आवर टुडेज वीडियो ऑन मॉक टेस्ट। आई होप आपको क्वेश्चंस पसंद आ रहे होंगे। भाई कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर दिया करिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।